हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। लेकिन अगर आप इस वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन वॉच कर रहे हैं तो फिर इस कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का ये सेशन एक स्पेशल सेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडीज़ को। केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस नए सिलेबस आने के बाद इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इससे रिलेटेड कई सारी केस स्टडीज़ हैं। तो जो केस स्टडीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो इनमें कई प्रकार की केस स्टडीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, या कम से कम इस प्रकार की केस स्टडीज़ तो आपको ज़रूर पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी 1 से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन। B wants to open a saving bank account with Bank Z. In the context of compliance with the various KYC and PML regulations, answer the following questions. तो पहले हम गिवन क्या है और पूछा क्या जाएगा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो B ने एक सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करना है बैंक Z के साथ, और कंप्लायंस करनी है बैंक ने KYC नॉर्म्स की, नो योर कस्टमर, एंड PML की गाइडलाइंस रेगुलेशंस। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस करना है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। सबसे पहला, व्हाट बेसिक डॉक्यूमेंट ही इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। तो ये अकाउंट ओपन करने के लिए उसको किस बेसिक डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो हर रोज़ अकाउंट ओपन करते हैं, तो देखें कौन से बेसिक वो डॉक्यूमेंट हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में उसके पास 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एक बेसिक डॉक्यूमेंट रहेगा OVD, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। दूसरा उसका टैक्सेशन का डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, और तीसरा उसका फोटो। तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट को या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को या करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। तो ये हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इफ ही इज नॉट हैविंग पैन, अगर उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो देन व्हाट ही नीड्स टू डू। तो ऐसा करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आंसर को कॉपी में लिखिए। सो बताइए, अगर उसके पास पैन नहीं है तो व्हाट ही नीड्स टू डू, तो उसको क्या करना होगा। तो जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं सभी के पास तो पैन नहीं होता है। वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनके पास पैन होता है, एंड वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनके पास पैन नहीं होता। तो जिनके पास पैन नहीं है, सो व्हाट टू डू। फ्रेंड्स, जिनके पास पैन नहीं है तो उनको डेक्लेरेशन देना होगा, ईदर फॉर्म 60 के ऊपर और फॉर्म 61 के ऊपर। तो जहां पैन नहीं है तो दिस डेक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। सो फॉर्म 60 किस केस में देना होता है, फॉर्म 61 किस केस में देना होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। सो व्हाट डेक्लेरेशन फॉर्म 60 एंड 61 कंटेन्स। तो जो डेक्लेरेशंस फॉर्म 60 में देनी है, जो डेक्लेरेशन फॉर्म 61 में देनी है, तो वो डेक्लेरेशंस क्या हैं। तो चलिए अपनी कॉपी में लिखिए
कि वो डिक्लेरेशन किसको रिलेट करती हैं। सो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे ये पता चले दैट यू नो द आंसर प्रॉपरली और यू डू नॉट नो द आंसर। तो चलें, फॉर्म 60 और 61 कहाँ लगता है। सो पहले हम बात करते हैं फॉर्म 60 की। सो फॉर्म 60, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम, एनुअल इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम है, तो ये उसको डिक्लेरेशन देनी होगी कि उसकी जो टोटल इनकम है एनुअल सभी सोर्सेज से, वो लेस देन टैक्सेबल वैल्यू का इनकम है। तो ये डिक्लेरेशन देगा वो फॉर्म नंबर 60 के ऊपर। और फॉर्म 61 के ऊपर वो डिक्लेरेशन कौन देगा। सो वो पर्सन जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, तो वो डिक्लेरेशन देंगे कि उनकी जो इनकम है वो केवल एग्रीकल्चर से इनकम आती है। एग्रीकल्चर इनकम जैसा हमें पता है टैक्सेबल इनकम नहीं है। यानी फॉर्म 60 हो या फॉर्म 61 हो, दोनों ही प्राइमरली इस बात को रिलेट करते हैं कि वो एक डिक्लेरेशन दे रहा है हमारा अकाउंट होल्डर कि उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर होने के कारण टैक्सेबल नहीं है, या उसकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच डॉक्यूमेंट बी कैन सबमिट एज OVD, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर। सो बी किस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे OVD में हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ज़रा कॉपी में क्विकली लिख के देखिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो OVD कहलवाते हैं। OVD डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है कि ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ PML एक्ट रेगुलेशंस। तो लिखिए अपनी कॉपी में और फिर इसको टैली कर लीजिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यस, लिखें अपनी कॉपी में। तो क्या आप सभी डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो पहली बात तो है कि वी हैव टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स। इस प्रकार के 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। सो इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को देना है। सो ये 6 डॉक्यूमेंट कौन से हैं। नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 3 आधार डिटेल्स, नंबर 4 नरेगा जॉब कार्ड, नंबर 5 नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एंट्री, एंड नंबर 6 वोटर आई कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट द अकाउंट ओपनर कैन प्रोवाइड। ध्यान रखना है पैन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, पैन टैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। OVD मस्ट प्रोवाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन। सो OVD जो सबमिट किया जाएगा उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए। तो 2 ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो OVD में ज़रूर होनी चाहिए। वो 2 इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं। यस, कैन यू टेल। जो OVD में होनी चाहिए वो 2 इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं। सो एक इंफॉर्मेशन उसमें ID की है। So OVD is ID proof, and secondly OVD is current address proof. So current address उस पर्सन का क्या है, तो ये उसका प्रूफ है। तो ये 2 बातें उसके अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। B is to avail some subsidy benefit from government which OVD he should submit। तो यहाँ पे बी के पास ऑप्शन है 6 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में थोड़ी चेंज है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर बी उसने कोई सब्सिडी बेनिफिट अवेल करना है फ्रॉम गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की सब्सिडी, तो DBT के थ्रू वो सब्सिडी आती है, तो फिर उसको किस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। तो जितने भी पर्सन्स हैं जिन्होंने भी गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट रिसीव करना है, तो उनके केस के अंदर उनका जो आधार है उसकी सीडिंग होनी चाहिए हमारे अकाउंट के अंदर।
और इसीलिए वो उसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा। सो आधार इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस, यानी उसमें उसके पास ऑप्शन नहीं है कि इन 6 में से कोई एक सबमिट करेगा। सो इन 6 में से वो केवल आधार को ही सबमिट करेगा इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन पर्सन्स के पास सब्सिडी बेनिफिट अवेल करने का फैसिलिटी नहीं है, उनके केस में आधार सबमिट किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो दे कैन सबमिट एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जिन पर्सन्स ने सब्सिडी का बेनिफिट लेना है सो दे हैव टू सबमिट आधार। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ बी डज नॉट हैव एनी ओवीडी, अगर बी के पास कोई ओवीडी नहीं हो तो उस केस में उसको किस प्रकार का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने दिया जाएगा। सो बी, हम एक और अजम्पशन ले रहे हैं कि उसके पास ओवीडी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में वो किस प्रकार का अकाउंट ओपन कर सकता है। तो उस केस में वो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। और स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने में कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो ओपननेस नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में है वो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट में नहीं है। सो ही हैज़ टू ऑपरेट दैट अकाउंट विद दोज रिस्ट्रिक्शंस। तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी, जिसमें एक नहीं हमने 7 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस को हैंडल किया। तो चलें अब चलते हैं सेकंड केस स्टडी के ऊपर, लेकिन उससे पहले दिस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर एवरी डे हम फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर आप इन क्लासेस को ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बेनिफिट को कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर ऑलरेडी आप इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो इन क्लासेस में जीआईबी की क्लासेस हैं, सीआईबी की क्लासेस हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम की क्लासेस हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम कॉन्सेप्ट को और अंडरस्टैंड करने के लिए। सीआईबी में इन पर्टिकुलरली हम केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं, और अभी हमने जीआईबी की केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करना शुरू किया है, जैसे अभी आप इस लेसन को वॉच कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा, अगर आप हमारी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर चुके ऑलरेडी तो इनको क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड केस स्टडी के ऊपर। न्यू दिल्ली ब्रांच ऑफ बैंक जेड मेंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स रिलेट टू एनआरआईज, PIOs, foreign nationals. These NRIs, PIOs are from different countries including UK, Canada, USA, Australia, Singapore, etc. In connection with this, answer the following questions. तो पहले हम क्वेश्चन क्या गिवन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो क्वेश्चन गिवन है कि इस बैंक की इस ब्रांच के अंदर किस टाइप के अकाउंट्स हैं। नॉन रेजिडेंट्स पर्सन जो है उनके अकाउंट्स हैं। इन नॉन रेजिडेंट्स में अंदर नॉन रेजिडेंट इंडियंस आ रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और फॉरेन नेशनल के भी ये अकाउंट्स हैं। इन एनआरआईज में, PIOs में तो यूके से लोग हैं, कनाडा से लोग हैं, USA से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से और भी कई कंट्रीज से हैं। तो इसी कनेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन रूल मेक इट ऑब्लिगेटरी टू रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ दीज अकाउंट्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इन अकाउंट्स की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी है, जो हमारे डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं। तो डोमेस्टिक अकाउंट्स में उनकी डिटेल हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, लेकिन जितने भी ये फॉरेन नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं इनकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि वो कौन से इंडियन रूल्स हैं
जिनके मुताबिक ये रिपोर्टिंग हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी है, और वो भी एक मैंडेटरी बेसिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हैं इनकम टैक्स के रूल्स। सो इनकम टैक्स में रूल्स हैं, रूल 114F, 114G एंड 114H। इन रूल्स के मुताबिक अगर बैंक इस प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करता है तो बैंक को एक रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, यानी एक ऐसी संस्था जो रिपोर्ट करेगी इस प्रकार के अकाउंट्स को। तो कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जो इस प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो वो रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिन बैंकों के पास इस प्रकार के अकाउंट्स हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये रिपोर्ट किन को करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन अकाउंट्स की जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रिपोर्ट व्हाट स्टेटमेंट ब्रांच इज टू सबमिट। तो ये रिपोर्टिंग करने के लिए ब्रांच किस स्टेटमेंट को सबमिट करेगी? एनी इंफॉर्मेशन, किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप अपनी कॉपी में या चैट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कौन सी स्टेटमेंट है जो ब्रांचों ने सबमिट करनी है या बैंक ने सबमिट करनी है। फ्रेंड्स, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑन फॉर्म 61B। फॉर्म 61B की ये रिपोर्ट है और ये सबमिट करनी होती है बाय 31 मई एवरी ईयर। तो ये स्टेटमेंट रिलेट करती है मार्च 31 को, और इसको सबमिट करने का पीरियड बैंक के पास 2 मंथ्स का अवेलेबल है। सो बाय दिस डेट दिस स्टेटमेंट इज टू बी सबमिटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच लॉ दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट फॉर अकाउंट्स इन द नेम ऑफ यूएस सिटीजन्स। अब हमने यहाँ पे देखा कई कंट्रीज के सिटीजन्स के ये अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स की ये जानकारी हमें किस रूल के मुताबिक, किस लॉ के मुताबिक देनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फॉलो करना होगा यूएसए का एक एक्ट। सो यूएसए के उस एक्ट के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे उन अकाउंट्स के रिलेट करती हुई जो यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स हैं। तो उस लॉ का नाम है फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये एक्ट है यूएसए का, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जिन जिन कंट्रीज में यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स हैं तो वहाँ का जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो उनकी जानकारी यूएसए को प्रोवाइड करेगी, यूएसए की टैक्स अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगी। इसीलिए इंडियन बैंक्स को ये जानकारी इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, और फिर इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे विद यूएस टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके लिए ये फटका नाम का एक्ट है। अब ये तो बात हुई यूएस सिटीजन्स की। अब अकाउंट्स तो दूसरे कंट्रीज के भी हैं, क्या दूसरे कंट्रीज की इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है? यस, वो भी सबमिट करनी है। If these accounts relate to non-US citizens, reporting is to be made under which law? तो अगर ये अकाउंट होल्डर्स यूएस सिटीजन्स नहीं हैं, दूसरे कंट्रीज के हैं, तो इनकी जानकारी किस लॉ के अंतर्गत प्रोवाइड करनी है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कोई लॉ नहीं है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ OECD काउंसिल, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI। यानी जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको फटका के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं, और जो अदर देन यूएस सिटीजन्स हैं उनकी जानकारी हम कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के जो OECD काउंसिल के हैं उनके मुताबिक भेजते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑटोमेटिक है बिटवीन द कंट्रीज। तो ये हुई हमारी सेकंड केस स्टडी। इससे पहले कि हम थर्ड केस स्टडी को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
फ्रेंड्स, JIB के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे वीडियो लेसन्स हैं। जैसे अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इस केस स्टडीज़ के, तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो लेसन्स में बहुत क्लैरिटी के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो जो करंट ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, तो वो क्वेश्चंस बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनको अभी तक अवेल नहीं किया है तो यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाइए तो आप इन कोर्सेज तक पहुंच जाएंगे। इसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट से हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहीं पे ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने इनको अभी तक नहीं यूज़ किया तो ध्यान रहे, दीज आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी और उनकी जो प्राइस है दैट इज़ वेरी लो प्राइस। तो इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो फार, यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं अगली केस स्टडीज के ऊपर। T हैज़ ओपनड फॉलोइंग अकाउंट्स विद द बैंक। सो T नाम का ये इंडिविजुअल पर्सन है। कौन कौन से इसके अकाउंट हैं बैंक के साथ? सेविंग बैंक अकाउंट है, N1 उसके अंदर नॉमिनी है। FD अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर विद हिज वाइफ W, और N2 इसमें नॉमिनी है। तो ध्यान रखें, सेविंग बैंक अकाउंट में N1 नॉमिनी है, सेविंग FD अकाउंट में N2 नॉमिनी है, और सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल सिंगल नेम अकाउंट है, FD अकाउंट आइदर सर्वाइवर अकाउंट है विद हिज वाइफ। उसके लीगल हेयर्स में कौन कौन है? उसके लीगल हेयर्स में उसकी वाइफ आती हैं या उसकी डॉटर आती हैं, D। T एक्सपायर्स ऑन जुलाई 12। तो जुलाई 12 को T की डेथ हो जाती है। हाउ द बैंक शैल डील विद दीज अकाउंट्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस आपको बताई जाएंगी। उन सिचुएशंस को सामने रखते हुए तो बैंक उन सिचुएशन के साथ इन अकाउंट्स को लेकर के कैसे डील करेगा, तो यही हमारा क्वेश्चन है आज के इस केस स्टडी का। तो चलिए देखें हम क्या क्या इसके लिए क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। A check signed by T, which is dated July 08, is presented on July 20 for payment. तो 12 जुलाई को उसका डेथ हो गया। ये चेक है उसका साइन किया हुआ। साइन की डेट है जुलाई 08, यानी डेथ से पहले की डेट है साइन किए हुए की, और इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है जुलाई 20 को। तो व्हाट वी विल डू विद दिस चेक, तो इस चेक का क्या करेंगे? एनी आंसर। तो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में ज़रा इसका आंसर लिख लीजिए और फिर देखिए आपका आंसर से टैली होता है या टैली नहीं होता है। तो इस चेक का क्या करेंगे? सो व्हाट बैंक विल डू विद दिस चेक? सो द आंसर इज कि ये चेक बैंक पे नहीं कर सकता। तो इस चेक को बैंक पे नहीं कर सकता, ये तो बात होगी हमारा डिसीजन, लेकिन पे क्यों नहीं कर सकता, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज नॉट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। W wants to operate saving bank account after expiry of T। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको W यानी वाइफ ऑफ T वो इसको ऑपरेट करना चाहती हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? N2 डिमांड्स पेमेंट ऑफ FD ऑन मैच्योरिटी। तो N2 उसमें नॉमिनी है, अब डेथ हो चुकी है उसमें से एक पर्सन की, और N2 डिमांड करता है कि FD की पेमेंट उसे कर दी जाए ऑन मैच्योरिटी। W वांट्स प्री मैच्योर एनकैशमेंट ऑफ FDR। सो जो उसकी वाइफ है
वो चाहती हैं कि एफडीआर की पेमेंट उसे ऑन प्रीमेच्योर बिफोर बेसिस कर दी जाए। अब ये हमारे सामने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चेक साइंड बाय टी डेटेड 08। तो प्रेजेंटेशन उसका जुलाई 20 को। डिसीजन ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं कि अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो चुका है तो हम चेक को पे नहीं कर सकते। वाई वी कैन नॉट पे, बिकॉज जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड। अब क्योंकि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुकी है, इसलिए जो हमारी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स बी टू मेक पेमेंट ऑफ चेक्स, बिकॉज हमारी ऑब्लिगेशन रहती है टू मेक पेमेंट ऑफ चेक्स इशूड बाय आवर कस्टमर्स। लेकिन जब वो टर्म रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुकी है बिकॉज ऑफ डेथ, तो हमारी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है। तो उस केस में वी आर नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट। सो समटाइम द क्वेश्चन में भी कि ये चेक इंस्टेड ऑफ टी, अगर उसने कोई अकाउंट में मैंडेट दिया होता, लेट अस से कि टी ने जेड की फेवर में मैंडेट दे रखा है, यानी जेड उसका एजेंट है। अगर ये चेक जेड ने साइन किया होता तो क्या हम इस चेक को पे करते? नो, उस केस में भी हम उस चेक को पे ना करते। यानी अगर हमारे अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केस में चाहे हमारा कस्टमर हो, चाहे उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई एजेंट हो, तो हम उस चेक को पे नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम चेक को पे नहीं करेंगे और उस केस में जो बैलेंस है वो एक क्लेम केस बन जाएगा। तो ये हुआ आंसर हमारे पहले क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। W wants to operate a saving bank account after expiry of T। तो उसकी वाइफ रिक्वेस्ट करती हैं कि उसके बैंक अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकें आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टी। तो इस रिक्वेस्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे? नो, इस रिक्वेस्ट को हम इस प्रकार से हैंडल करेंगे। सो वी कैन नॉट परमिट हर टू ऑपरेट द अकाउंट। तो इस केस के अंदर उसको परमिट हम नहीं कर सकते वो अकाउंट को ऑपरेट करे, उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर ये जॉइंट अकाउंट होता पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं है। तो इस केस में फाइनली क्या होगा? सो W कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट। और बैलेंस किसको पेबल बनेगा? बिकॉज ये क्लेम केस बन चुका है, जैसा हमने इस केस में देखा। तो बैलेंस क्लेम केस बन चुका है, तो ये क्लेम किसको पे किया जाएगा? तो ये क्लेम W को पे किया जाएगा, D को पे किया जाएगा, दोनों को पे किया जाएगा, या N1 को पे किया जाएगा। तो ये एक नॉमिनेटेड अकाउंट है। सो नॉमिनेशन अकाउंट में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है पेमेंट की, सो दैट इज टूवर्ड्स द नॉमिनी। तो इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो N1 को किया जाएगा। सो नॉमिनी विल बी मेड दिस पेमेंट। लेकिन नॉमिनी को जो पेमेंट किया जाएगा वो ट्रस्टी के तौर के ऊपर किया जाएगा, ट्रस्टी फॉर द लीगल हेयर्स। और लीगल हेयर्स कौन है? W एंड D। अल्टीमेटली ये पैसा D को और W को मिलेगा, लेकिन इसका जो रूट है वो चेंज हो जाएगा। बैंक ये अमाउंट W एंड D को डायरेक्टली पे नहीं कर सकता, तो ये अमाउंट N1 को पे किया जाएगा। और फिर N1 की ये ड्यूटी है जिसमें बैंक का कोई रोल नहीं है कि वो अमाउंट W एंड D को पे कर देगा। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा? N2 डिमांड्स पेमेंट ऑफ FD ऑन मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, FD का पेमेंट ऑन मैच्योरिटी हो या बिफोर मैच्योरिटी हो, अगर वो जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट होल्डर के अंदर अगर कोई एक अलाइव है, तो इस केस में W इज स्टिल अलाइव। तो जब तक कोई भी एक अकाउंट होल्डर, एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर जब तक अलाइव है, तब तक नॉमिनी का कोई राइट नहीं है उस अकाउंट से पेमेंट लेना। तो यहाँ पे हम N2 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि W अलाइव है तो इसके ऊपर राइट पेमेंट लेने का बनता है W का। अब रह गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, W वांट्स प्री मैच्योर एनकैशमेंट ऑफ FDR। लेट अस अज्यूम कि FDR अभी मैच्योर नहीं हुई एंड W वांट्स कि उसको उसकी पेमेंट इमीडिएटली कर दी जाए। तो क्या उसको इसकी पेमेंट इमीडिएटली की जाए? तो इससे पहले ये इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देखते हैं और फिर इसका डिसीजन करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हम आपके क्वेश्चन को टाइप को देखेंगे और प्रॉपरली आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें आप मेल भेज सकते हो, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। वहाँ से हम आपके क्वेश्चन को सूटेबली आंसर करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेसन अगर आपको यूज़फुल लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जिन सेशंस को आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसको और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपका इस सेशन को लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, तो इससे यूट्यूब के द्वारा आप इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखा देते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ, ताकि इस लेसन का बेनिफिट उनको भी मिले। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशन आप मिस कर रहे होंगे। तो आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को पुश भी कर लें। उससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको मिलते रहेंगे और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलें, ये लाइक करने वाला प्रोसेस और सब्सक्राइब करने वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए और हम वापस चलते हैं हमारे उसी क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। W वांट्स प्री मैच्योर एनकैशमेंट ऑफ FDR। सो ये आइदर साइवर अकाउंट है जिसमें T और W का अकाउंट था। W अभी अलाइव है एंड शी वांट्स प्री मैच्योर एनकैशमेंट ऑफ FDR। तो क्या हम ये पेमेंट करेंगे या ये पेमेंट नहीं करेंगे? आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर होगा कि पेमेंट कर देंगे और कुछ स्टूडेंट का आंसर पेमेंट नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। तो चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक ये एक्चुअल में पोजीशन क्या बनती है। फ्रेंड्स, वी कैन नॉट मेक दिस पेमेंट। सो W को अकेले हम ये पेमेंट नहीं कर सकते। प्री मैच्योर पेमेंट लेने के लिए चाहे वो जॉइंट अकाउंट हो, जॉइंटली ऑपरेटेड, या आइदर सर्वाइवर हो या फॉर्मर सर्वाइवर हो, हम अकेले जो सर्वाइवर है उसको पेमेंट नहीं कर सकते प्री मैच्योर बेसिस के ऊपर। अगर पेमेंट ऑन मैच्योरिटी लेनी है तो ये पेमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ इस केस में शी वांट्स दिस पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी, तो दिस पेमेंट कैन नॉट बी मेड टू हर अलोन। लेकिन ये पेमेंट जॉइंटली W एंड D यानी वाइफ को और उसकी डॉटर, क्योंकि वो लीगल हेयर्स हैं तो उनको ये पेमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवर है उसके साथ साथ जो दूसरे लीगल हेयर्स भी हैं वो भी साथ में ज्वाइन करेंगे, ओनली देन दिस पेमेंट विल बी परमिटेड। तो देखिए कितने सारे लीगल पॉइंट्स, कितने सारे रूल्स इन केस स्टडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड, केस स्टडी कुछ भी नहीं है, दे आर सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन एक से ज़्यादा इश्यूज होते हैं एक केस को लेकर के, तो उसको हम कह देते हैं केस स्टडीज़। बाकी इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन जैसे हैं, जो इनके आंसर्स हैं वो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन जैसे हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क केवल है कि उसमें इश्यूज ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। इस प्रकार की और क्लासेस भी हम हमारे चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।